ये एक और स्टोरी वही है नहीं, उससे अलग है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जहाँ से बिलोंग करती हैं वो हरियाणा में काफ़ी अंदर जाके एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम जब छोटे थे ना तो मामा के घर जाते थे छुट्टियों में। हमारे मामा के घर के सामने एक हवेली थी जिसका पीछे वाला एरिया किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, क्योंकि उस हवेली में शायद किसी ने अपनी जान दे दी थी। और हुआ क्या था, जब हम गए थे ना, जब जाते थे तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है। तो नानी थी, मामा जी थे, वो मूंगफली लेके आते थे और वो होती थी गज्जक होती थी। तो नानी जी से पूछते थे कि नानी जी कुछ बताओ, ऐसा वैसा इस गांव में कुछ है, तो वो मल्टीपल स्टोरीज सुनाते हैं। तो क्या हुआ, उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई, कड़कड़ाने वाली बारिश आई। और बारिश के साथ क्या हुआ, जो पानी था ना वो धीरे धीरे कमरे में आने लगा। तो हमें बोल दिया गया कि तुम ऊपर वाले मामा जी के पास सो जाओ। भाई हम ना वहाँ पे जाने से बहुत डरते थे, और उसका रीज़न पता है क्या था? मामा जी के कमरे के सामने हवेली का जो कमरा था ना, वहां पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी। और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था, लेकिन उस फंदे को किसी ने नहीं उतारा। तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखता है, और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया। अब हम चले गए ऊपर। ऊपर क्या हुआ, मैं और मेरा बड़ा भाई, भाई बिजली कड़के हमारी नज़र पड़े सामने, और फंदा दिखे हिलता हुआ, फंदा दिखे हिलता हुआ। और मैं उसको देखूँ, वो मेरे को देखे, और हम दोनों मम्मी को उठाए, मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे। कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तुम ऊपर सोओगे नहीं तो। और भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव वाले जो हैं। और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के। और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी थी नहीं, साफ सुनाई देती थी, और डायरेक्टली उधर नजर पड़ती सीधा फंदा। वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना। और वहां पर भाई पता है कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे जब छोटे थे, मामा के लड़के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडी उड़ के आई है सामने सामने, और किसी हवेली पर टकराई है। वहां पे एकदम से खुला है, वहां पे नाम गूंजने की आवाज आई है, जैसे किसी ने कोई काला टोटका छोड़ रखा है। हांडी उड़ती आपने भी सुनी होगी, काफी इंसिडेंट में आती है कि हांडी छोड़ रखी है नाम की। वो उनके सामने हुए हैं। कहीं पे एक जगह है जहां पर किसी बच्ची को करंट लगा है, वहां नहीं जाता कोई, वहां पर आज भी वो बच्ची बैठी हुई दिखती है लोगों को। वो तो भाई बड़ी गजब जगह है, मैं तो गया ही नहीं, कम से कम 6-7 साल हो गए मैं नहीं गया वहां पे। फांसी का फंदा वो है अभी भी? अभी भी वहां पे टंगा हुआ है वो, उसे किसी ने उतारा ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल चल रही है इंडिया में चीज़ें। ये तो यार पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी चीज अपनी जगह से नहीं हटेंगी, तो यही होगा। भाई और कौन सी स्टोरी है अपने पास? फोर्थ स्टोरी। एक बताता हूँ मैं, ये रियल है, सामने से कंफर्म कर ली मैंने। ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे। अच्छा। कितने टाइम पहले की बात है? ये होगी 1-2 साल पहले की बात है। और मैंने यहाँ एक पॉडकास्ट में यहाँ पे बोली भी थी कि वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को। अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था, तो वहाँ पर मेरे नून में रहते थे कोई। तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा, तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना, किसी ने किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना, नाम वगैरह मत बताना, बाकी आप बता सकते हो। एक फैमिली थी, मम्मी पापा, 2 लड़कियां और उनका एक लड़का। लड़का सबसे बड़ा था, उससे फिर छोटी आती थी, फिर दूसरी छोटी आती थी। 2 लड़कियां थी। जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे। पिताजी पूरी रात रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में, मतलब उसी फील्ड में थे, फैब्रिक में। गौ इंसान। और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या, जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई, इनके घर में वो औरत आ गई। भाई क्या हुआ, जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो ऐसा हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है, सुनी है, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की है। अपने पिताजी पे हाथ उठाता था, और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो लड़के की लुगाई थी, वाइफ थी, वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। हुआ क्या, इनने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं, उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे। थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे होने स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना, इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं क्या राई के दाने फैला देती थी।
कोई दाने वाने फैला देती थी। इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था, कभी कोई जानवर मरा मरा मिलता था, और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा। पिताजी थे वो एक टाइम पे आके बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कामकाज छोड़ दिया, उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था, फैब्रिक में वो थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी भाई, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई। उनको इन्होंने क्या करा, बेड पे लेटा दिया। इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे। चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस औरत जो औरत थी भाई, वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है, कभी हल्दी पड़ी मिल रही है, कभी जो होते सिंदूर पड़ा मिल रहा है, राई के दाने, ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है। क्यों, आने की ज़रूरत नहीं थी, बस साइड से फेंक दो, क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी, बस दीवार खिंचवार के घर में फेंक दो, वो वाला सीन था। ये क्या करते थे, झाड़ू से बाहर निकाल दिया। और कौन निकालता था, मम्मी जी निकालती थी। तो क्या हुआ, ये बेड पे आ गई। और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना, उस टाइम वो चारपाई टाइप ज़्यादा होती थी। वो चारपाई जो रस्सी से बनती है ना, तो वो थी। तो क्या हुआ, इनकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ा बहुत काम करा, थक गई, अपने चारपाई पे लेट गई। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना, वो चारपाई छोड़ नहीं रही, मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी। सबसे छोटी लड़की है वो कर रही है, सफाई वफाई बंद कर दी, बिल्कुल ऐसी चारपाई पे लेटी रहती थी। उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बस चारपाई पे लेटी लेटी खा लेती थी। बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, हल्का बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। और इन्होंने दूसरी चीज़ों पे छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है। इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था, मैं बताना भूल गया। जो बीच वाली बहन थी ना, उसने एक बार क्या करा, उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था, मैंने उस लड़की को लाइव देखा भी जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या करा, अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका। और उसने क्या करा, ऐसा पसीना हटाने के लिए यूँ करते ना, यूँ, उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई, यहाँ पे इतने हिस्से पे। उसकी दवाइयाँ दे दे के उस एलर्जी को रोका गया, जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है। उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे, आपने देखा? मैंने देखा सामने। उस लड़की, वो जो मेरे सामने आई थी, मैंने पूछा था कि यही है, तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यूं करा था पसीना साफ करने के लिए, यहाँ पर उसके घाव आ गए। उन्हें पता चल रहा है पड़ोसी ये सब कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा भाई रहे। पड़ोसी नहीं है, बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में, बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है। इन्हें बस ये पता लग रहा है गलती से गिर गया या ऐसा। यार मैं बताऊं, जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना, उसके साथ ये हो भी रहा होगा, तो मैं बहुत सारे रियल इंसिडेंट आते हैं, उसमें पता क्या बोलते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मान्यता भी है बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ, बस लोकेशन नहीं बता सकता मैं। तो उस लड़की ने ऐसे करा, उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया। ठीक है, फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ, तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी। जब 1-1.5 हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से, इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि खाना भी नहीं खा रही है अब। भाई इन्होंने जब ऐसे चारपाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट, उनकी बैक पूरी खाल चिपक गई थी, उनकी कमर पूरी गल गई थी। काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में, उनकी कमर पूरी गल गई। चारपाई जैसे होता नहीं, यूं यूं स्क्वायर बने थे, वैसे पूरी खाल चिपकी हुई थी उस पर। ये इतना ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि लड़की की भी शादी होगी, लड़का तो बगल में ही रह रहा है, वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मारपीट करता है। और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए, तो ये अपने कपड़े फाड़ देती है। वो मारपीट या घर वालों को ही मार रहा है, घर वालों को, कि मेरा बाप है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं है वो नहीं है। और बाप बेचारा भाई, अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे, तेरी तो करा दी, तू तो किसी काम का है नहीं, पेपर से बेदखल कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा। प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की, वो चाहिए। थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, पैसे दो हमें। कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कपड़े फाड़ लिए, पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करा, ये है वो है। भाई पिताजी बहुत परेशान हुए। माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो सुन पड़ गई, बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी। एक रात क्या हुआ, घर में चिल्लाने की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी, किसी एंटिटी की, बहुत तगड़ी। और माता जी बस अपनी जगह पे लेटी लेटी, जैसे होता ना एकदम से घबरा रही है, स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है, ऐसे होता रहा। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने हालत देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है।
और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले। और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई, आपको इतना हेट होगा ना, वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली। क्यों? मेरे को खाना दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बोला भाई मत देना, इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है, मत देना। अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ। उसने 1 गिलास पानी ऑफर करा, उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पे उसकी अंतड़ियाँ फट गई। अंतड़ियाँ फट गई, वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया कि आपको मना करा था। तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ, पानी ना पीने दूँ। उसके बाद माता जी चल बसी, जो पिताजी हैं, लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए। वो जो औरत है ना, आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को, माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना। पता है क्या बोली? कि मैं इस खानदान को ख़त्म करवा दूंगी, तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के, मैं सबको मरवा दूंगी। भाई आए दिन नंगी होके खड़ी हो जाती कहीं भी। हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी? सारे जितने भी वहाँ वो थे पड़ोसी, वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा पुलिस को बोले, हरियाणा पुलिस पता क्या बोली? कि मैडम एक बात बताओ, हमारे ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया, हम क्या कर लेंगे? वो जो आदमी है ना, अभी भी है वो, जो इतना पिटा है पुलिस वालों से, इतना पिटाया सिर्फ झूठे केस में, और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है, लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि औरत ने कंप्लेंट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। पुलिस वालों की इस औरत से ना लिटरली फटती है, और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है, पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई। वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है, फोटो से भी। इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते। बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे हैं इधर से उधर। प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी, जब लड़का बेदखल करवा जो रखा था, लड़के का बाप है वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से। बताओ क्या औलाद है। अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी? भाई और पैसा चाहिए। अबे वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या? हिस्से तो उनके भी बनते हैं, तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं। सेवा के नाम पे तुमने लात मारी, केस लगा दिए। अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत आ। भाई ये तो अलग ही चीज है यार, क्या ही औलाद है भाई हाँ, लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया, जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने, जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है, हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो जो वहाँ पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था। जो याद है फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखा है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना। उसने बोला ना अपने पापा को मार, वो उसके लिए पापा नहीं है। जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना, कि जो वो बोलता था मैडी माधवन, वही वो लड़की करती थी। टाइम लगा उस लड़के को, मैंने बोला ना 1 महीने बाद सब कुछ हुआ था। 1 महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था। और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था, तहसील जो होती है जगह पे, मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है, डमरू सी है वो। और आते ही पता क्या करेगी भाई, पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे, कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी, वहां के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी, वो भी यूं ही बोल देंगे भाई इससे दूर रहो ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी औरत है ना जो घर परिवार बर्बाद कर दे। उसने एक लड़की को ना, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था, उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की, उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी। भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने। ऐसा काला जादू करा, वो जो लड़की थी ना, उसने काली मुर्गी को पकड़ा, उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। और वो पता किस मोहल्ले में थी? जहां पर मुर्गियों को पूजा जाता है, उनको अपने पास पाला जाता है। वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था। बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है।
नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है यार, क्या हो रहा है इंडिया में। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता, कुछ आइडेंटिटी नहीं खोल सकता कि लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी वो परिवार परेशान है। धमकियों भरे फोन आ जाते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल लेंगे, धमकी भरी चीजें होती रहती है सब। और ये भी भाई असली में ही होता है जो इशारों पे चल रहा है आदमी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कितने मॉम डैड बोलते नहीं है ये हमारा लड़का तो अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं है, तो पता नहीं किसके बोलने पे चल रहा है। वही वाला सीन है। जब सोचो यार बगल वाले घर में है और अपना ही बच्चा कैसे अलाउ करेगा तुम मेरी बहनों के ऊपर तंत्र कर दो, जिसने अपनी बहन और अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, उसकी मम्मी उसके सामने चली गई यार, वो बंदा हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया, कमर गल गई पूरी की पूरी। जब ये हुआ था कमर गलने वाला, तो ये लोग गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है, तो जो पंडित थे उन्होंने बोला सुंदरकांड का पाठ चलाओ सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुंदरकांड का पाठ चलाया, कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक रही, आंटी जी थोड़ा उठती थी, बात भी करती थी, इन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ बंद कर दिया। ये जो हर बंदे से गलती होती है वो इन्होंने कर दी वो गलती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही और आखिरी में अभी तक भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। और वो लड़का अब भी ऐसा ही है, पोपलू सा, अपनी उसी की लुगाई की मानता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता उसे। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अगर वो वशीकरण हो रखा है फिर तो वो उससे कंट्रोल में रहेगा। जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि मैं लुगाई से बात नहीं करूंगा, मतलब तू तो उसकी बीवी है, तेरे से मेरा क्या मतलब है, मेरा तो अपने लड़के से मतलब है ना। लड़का पता है क्या बोलता है, यही सारे फैसले लेती है, आज आगे तू बात कर ले, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लड़का बैठ जाता है आराम से, लुगाई बोलती रहती है। ये तो पूरा घर का सिस्टम हिल गया, बर्बाद हो गया पूरा। सिर्फ एक शादी की वजह से। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ उन अंकल को, अंकल आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? बोले भाई कोई बिचौलिया था, करवा दिया इससे सी। भाई पहले पता भी तो नहीं लगा पाता ना इंसान। भाई ऐसे कितनी बार मेरे पास पता है ऐसे रियल इंसिडेंट आते हैं जो मैं अपने चैनल पे बता सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कि वहाँ पर बंदे पता है क्या बोलते हैं कि अक्षय भाई जैसे लव मैरिज बहुत होती है, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट आया था, उसका मैं थोड़ा सा क्रिस्प बता देता हूँ ऊपर का। उसमें क्या हुआ था, एक लड़का 2012 में एक लड़की से मिला कॉलेज में, उसे प्यार हो गया उससे, और 2014 में वो बंदा कनाडा चला गया। 2016-17 में वो लड़की उसे कांटेक्ट करती है कि हम ऐसे ऐसे कॉलेज में मिले थे। ये लड़का उससे बहुत प्यार करता था, कनाडा में जब था तो भी, ये इंडिया मतलब चंडीगढ़ का लड़का बहुत प्यार करता था उससे। तो इसने क्या करा, इसके जो चंडीगढ़ वाले के पेरेंट्स हैं ना लड़के के, वो हमेशा बोलते थे बेटा ठीक है तू लव मैरिज करने जा रहा है, बट कम से कम सामने वाली की जो लड़की है उसकी फैमिली को तो एक बार परख लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। और लड़का हमेशा पता क्या बोलता रहा, मम्मी मैं उससे लड़की से मिला हुआ हूँ, आप टेंशन मत लो, हमें तो उससे मतलब है, हमें उसकी फैमिली से मतलब थोड़ी ना। और हर कोई यही बोलता है ना, हमें तो लड़की चाहिए 2 कपड़ों में। आखिर में ऐसी ऐसी तैसी हुई ना उस लड़के की, उस लड़के ने पता क्या बोला, अक्षय भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जब शादी करो ना तो सामने वालों का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लो। ये जो प्यार मोहब्बत की गलतियां होती है ना, आगे जाके साला बहुत इंसान पछताता है वो। भाई परखना तो चाहिए सामने वाली फैमिली को पूरा ही, और मतलब सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी परखने चाहिए कि भाई अगला। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप XYZ यहाँ सारे हम भाई बैठे हैं, आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपने उसको कमिटमेंट दे रखा है, उसने आपको कमिटमेंट दे रखा है, आपको तो मतलब उससे होगा ना। आप ये थोड़ी ना बोलो बार बार बोलोगे तेरी फैमिली में कौन क्या क्या करता है, कितने टाइम से क्या क्या कर रहा है, आप एक बार पूछ लोगे, 2 बार पूछ लोगे। और आप अगर उसकी फैमिली में जाओगे, वो तो ये बोलेगा आपने तो हमारी लड़की देख ही रखी है, आपने तो हमारी लड़की तो आपकी लड़की होगी बस सब। तो आप उनसे पूछोगे भाई साहब आप क्या करते हो, ये बुजुर्ग आदमी क्या करते थे पहले के टाइम पे। भाई पहले तो पूरी जांच। बट ये तो अब भी होता है, घर वाले तो पूछते ही हैं कि सामने वाला क्या करता है, मतलब थोड़ी अरेंज में। लव में नहीं होता ये आजकल, लव में तो सीधा भाई लड़की से मतलब है, कर लो। लड़का लड़की आपस में पूछते हैं, फैमिली वाले भाई साहब और खाओगे, अबे तेरे को पहली मीटिंग में ही खिला दिया। अभी हाँ गुड़गांव का किस्सा आया एक, भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, हॉरर इंसिडेंट। हाँ भाई मजा दिला दो थोड़ा। ये भी काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था। बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी MNC में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई, तो इनकी भी 4 की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ,
नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये एक दो मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना दो खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे, पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की, तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे, तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था, मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज, पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख फिर सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि एमएनसीज में नई नई गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियां आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए, तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे। तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला, सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो इसने फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला गर्लफ्रेंड वाले को, कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पर मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती एक टाइम पे ऐसा आया, इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करें कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही।
तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था। ठीक है, अब आगे जो 2 बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली। ठीक है, ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको अस्थमा, जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे। पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए? पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा, जो फ़ोन में था कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ कराना, आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था। इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया, सामने पीसीआर वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे, जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे चप्पल पहन के, सामने पीसीआर खड़ी थी और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे।
कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा पीसीआर में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे। और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है। और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा, तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है, कि जैसे जिसने बताया है ना, वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आ गए, थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट की कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला, वो आज तक नहीं मिला। 2000 जो पीछे गया था, 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, किसने क्या करा, कुछ कैसे नहीं पता। हुआ। बस ये कि गाड़ी कहीं चढ़ गई थी, टोटके पे। टोटके पे चढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो आ गया, हावी हो गया। और पूरा का पूरा। और जो उसको गर्दन दिखी है वो सही में लटकी हुई वो थी। मयंक की थी। तो वो न्यूज में आया प्रॉपर कि एक बंदा मर गया भाई है, आया लूट भी पाट होगा के तो मेरे को चक्कर कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बहुत इजीली दबा दिया जाता है जिनका कोई रीज़न नहीं मिलता। आज तो वैसे भी आप न्यूज़ में देखोगे, न्यूज़ आती कहाँ है, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही बताते हैं, बिग बॉस में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। हाँ सही बात है भाई। लेकिन मेरे को जो सबसे अजीब लगा वो यही लगा भाई, ये पहली ऐसी थी जिसमें मिस्ट्री खुली नहीं, वरना हमेशा कोई ना कोई मिस्ट्री खुल जाती कि करने वाला कौन था। और एट द एंड जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप लिया वो भी आखिरी में आके गायब हो गया कि कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि ये मान लो मैं ये चाह रहा था कि पता तो चले आगे हुआ क्या, या जिसके साथ हुआ है वो तो बताए कि आगे हुआ क्या, लेकिन एट द एंड और कुछ आज नहीं तक बात नहीं हुई उस बंदे से। अब नहीं है, वो कांटेक्ट में है ही नहीं। उस टाइम एक्चुअली मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर रहा था ना, वो यूँ लगा लो कि जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई थी 2016-17 में, वो उसने देखी, उसने बताने की कोशिश की, शायद वो मेरे साथ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन 2020 के बाद वो कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है। मेरे हिसाब से जो वो पन्ने में लिखा हुआ था कि आज तुम बच गए, आगे तुमसे मुलाकात होगी, तो मेरे हिसाब से वो मुलाकात हो गई उसकी। भाई क्या लगता है वैसे आपको, क्या आत्मा का ही हाथ है, किसी इंसान का हाथ है, क्या हाथ? भाई इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का बिल्कुल नहीं है। आपने सोना के बारे में अगर सुना हो, पहले तो पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। हाँ, अरावली हिल्स में होती हैं ये चीज़ें, काफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ क्या पे हुआ था? टोट के छोड़ के जाते हैं लोग। भाई टोटका मेरे हिसाब से ना, उनको टोटका ना गुड़गांव में ही टच हो गया कहीं। मेरा मानना है कि पहाड़ में टोटका नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया। लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है। वो शायद कोई बिल्ली थी, क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोटका ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही है, जब कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूंगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोटका क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर ये फंस गए, तो वहाँ से हम एक ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। भाई ये पहली बार सुना है टाइम लूप में फंसने का मैंने सीन। तो बहुत बार सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब वो सेम जगह से बार बार जा रहे हैं या फिर सेम रोड पे बार बार जा स्टक रहे हो जाएंगे उस पोजीशन में। जैसे कि कुछ वो नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ, स्टेशन पे नहीं पहुंच रहे। आपने शायद काफ़ी ऐसे ना सुनी भी होंगी चीज़ें कि भाई मैं उस लोकेशन पे गया और मैं उस लोकेशन, जैसे कुलधारा, कि हम कुलधारा विलेज में ही घूमते रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे।
आप कभी भानगढ़ के बारे में नहीं सुनोगे लेकिन कुलधारा के बारे में सुनोगे। और भाई जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर है ना, वो कुलधारा में कुछ ना कुछ बता देते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई आप भानगढ़ में ज़्यादा मानते हो, कुलधारा बोलते हैं भाई कुलधारा। कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात। और बोलते हैं वहाँ पर टाइम लूप इसी हिसाब से काम करता है। आपके यहाँ पे भी तो बंदे आए थे, वो बंदा बता रहा था कि मैं तो मानता नहीं था, फिर भी उसके साथ चीज़ें हो गई थी। तो इंसिडेंट ये था कि एक फैमिली मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थी और आज से नहीं कुछ 10 साल से फॉलोअर थी। तो उनके घर में कुछ दिनों से ना बहुत अजीबोगरीब चीज़ें और बहुत अजीबोगरीब दिक्कतें आने लगी, जैसे कि बहुत आवाज़ें आना या बहुत परेशानी होना। तो एक लड़का है, उसके फादर के साथ ये सब कुछ हो रहा था और उनको, क्योंकि वो लड़का भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों की जानकारी रखता, तो वो सीख रहा था। तो मुझे पूछता था कि सर एक्चुअली क्या हो रहा है, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इनिशियली हमने थोड़ा इग्नोर किया कि मैंने उसको बोला देख ऐसा इन चीज़ों में जितना घुसोगे उतना आप फील करोगे, तो छोड़ दो, कुछ नहीं है। बट जब वो चीज़ें बढ़ गई, रातों को में आवाज़ें आना और कभी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आना, कभी किसी लेडी का दिखाई देना, और वो बहुत मतलब रोते हुए कराते हुए, तो वो बहुत अब ज़्यादा जब हो गया तो हम लोगों ने उस पर रिसर्च शुरू की। और जब मैंने रिसर्च की तो वो रिसर्च के लिए मुझे स्पेशली ऋषिकेश जाना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप वहाँ कर पाओगे जहाँ आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं ऋषिकेश को अपनी कर्म भूमि मानता हूँ, मेरे महीने में कम से कम 10 से 20 चक्कर वहाँ लगते हैं। तो वहाँ पर बैठकर घाट पर जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज़ को, अपनी उन शक्तियों को जिनके प्रयोग से हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको जागृत करते हैं। और उस जागृत करने के बाद हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है। तो जब मैंने जागृत किया तो डीकोड ये था कि कोई आत्मा है जो कि लिटरली रिवेंज के दृष्टिकोण से इनकी फैमिली के पास आई है। अच्छा। अब इससे पहले उस आत्मा के किसी सोल्यूशन पे हम पहुंचते, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि वो रिवेंज क्या है, वो आत्मा क्या है, वो रिवेंज क्या है। तो बहुत मतलब कॉन्टिन्यूसली, मतलब 2-3 बार मुझे ऋषिकेश जाना पड़ा एंड आई वाज ट्राइंग टू प्रैक्टिस आउट। और जब हमने साधना की और जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि कोई लेडी है जिसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, और उस नाइंसाफ़ी का रिज़ल्ट ये आया कि उसने सुसाइड किया। और सुसाइड करते टाइम उसका एक बच्चा भी था, वो मतलब बच्चे के साथ सुसाइड हो गया। और जो करने वाला था या जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, वो उस लड़के के ग्रैंडफादर थे जो अभी दुनिया में थे ही नहीं। अब इस बात को, ग्रैंडफादर को एक्सपायर हुए कम से कम नहीं तो 10-15 साल से ज़्यादा हो चुके थे। तो उसका सवाल मेरे से ये था कि अगर उसे ग्रैंडफादर से रिवेंज लेना था तो वो तब क्यों नहीं आई, जब वो एक्सपायर हुई तभी उसको आना था। तो बेसिकली उसने उस समय ना तो उसमें इतनी ताकत थी, ना ही वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपना बदला ले सके उस स्पिरिट पे। उसने उसके लिए लिटरली तपस्या की, और तपस्या करते हुए उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि उसने ये विज़न बनाया कि मैं इस फैमिली को ख़त्म कर दूंगी। ये सब स्पिरिट रहते हुए उसने करा। स्पिरिट रहते हुए, दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपको ऑफलाइन भी जब मैं आपको बता रहा था कि एक स्पिरिट इस हद तक जा सकती है कि उसको देखो, कोई भी स्पिरिट हो, 2 दुनिया एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ये आप लोग मानोगे, जब हम ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी इमोशंस से ही डायरेक्ट हो रही है ना। बट सर हमने ये भी सुना है कि जो स्पिरिट्स होती हैं बॉडी से, जब वो बेसिकली जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद रिलेशंस, कनेक्शन, अटैचमेंट्स हट जाती हैं। तो ये मोह माया और ये सब तो फिर उसके लिए कुछ मायने रखती नहीं है। तो कि रिवेंज की भावना कैसे आई? अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिसको आपका स्टेटमेंट खुद से आप बताओगे कि हाँ, ऐसा भी आपने सुना होगा कि घर का कोई सदस्य जो एक्सपायर हो गया वो अपने घर के आसपास घूमता है। तो अगर इमोशन नहीं है तो घर के आसपास क्यों घूम रहा है? वो जाए वहाँ से। घर के आसपास तो उसके अपने ही है ना। अपनों का दिखना, अपने मरों का दिखना, किसी माँ का अपने बच्चों के आसपास रहना या किसी फादर का मरने के बाद अपने बच्चों के आसपास रहना, अगर वो इमोशन नहीं है तो वो वहाँ क्यों है? बट सर ऐसा नहीं, ये सिर्फ 13 दिन तक होता है। और अगर अटैचमेंट की बात रहे, जैसे हमको दिख रहा है तो बेसिकली ये हमारा अटैचमेंट है उनके लिए। जी जी। तो वो तो हमको स्पिरिट्स दिख रही हैं, बट उनका यहाँ पे आना 13 दिन के बाद भी, तो ये लॉजिकल। देखो 13 दिन क्या है, अब हमें ये मालूम है कि
13 दिन के बाद वो आत्मा दूसरा जन्म लेगी या जो भी कुछ है। लेकिन ये 7 लेयर हैं, 7 लेयर्स। हम तीसरी लेयर पे रहते हैं, 2 लेयर हमसे नीचे हैं। 4 लेयर का जीवन मृत्यु के बाद है। तो आफ्टर लाइफ जिसकी हम बहुत बातें करते हैं वो मृत्यु के बाद है। हर व्यक्ति को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिल जाती इमीडिएटली, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसे और ज़िंदगी काटनी है, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं। जैसे कहते हैं सुसाइडल डेथ्स, एक्सीडेंटल डेथ्स, इनको जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि इस जीवन का कर्म जो अधूरा रह गया है वो उन्हें जल्दी मुक्ति लेने नहीं देता। या तो आप उनके लिए उपाय करो, जैसे हम पिंड दान करते हैं, या उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग नारायण बलि आप लोगों ने सुनी होगी, वो सब की जाती है पिंड दान के अंदर। लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब मुक्ति दिलाई जाएगी, तब तक वो यहीं घूमेंगे। तो 13 दिन क्या, 130 दिन भी घूमेंगे, कई साल घूमेंगे। तो इसी तरह उस स्पिरिट ने भी बहुत टाइम तक अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। और अब जब उसने इन पर हमला किया तो पहले तो उस फैमिली मेम्बर्स ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ऐसा कुछ था। वो कहते भाई ही वॉज सच ए जेंटलमैन, और कोई ऐसी बात कभी थी ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप थोड़ा सा भी सच बताओगे, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा जो मैं जज कर रहा हूँ वो सबसे सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सच बताओगे तो मुझे आसानी होगी आपकी मदद करने में। देन इवेंचुअली द यंगर सन ऑफ द फैमिली, यानी उस लड़के के जो चाचा थे, ही डिस्क्लोज इट दैट देयर इज़ ए महाराष्ट्रन जिसके साथ उनका रिलेशन था, और कुछ ऐसा था जो फैमिली से बचाया गया और वो शादी नहीं हो पाई थी और वो छूट गए थे। तो ऐसा कुछ बहुत टाइम बाद, जो उनकी पूरी फैमिली किसी जनरेशन को पता ही नहीं था, जब उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी और चीज़ क्लियर हुई, तब हम उसका सोल्यूशन कर पाए। बट सर आप जैसे हरिद्वार जाके जो क्रियाएं करते हो, वो मतलब अगर आप पूरा भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो क्या करते हो एग्जैक्टली, कि आपको हिस्ट्री और वो सब पता चलता है? क्या विजन्स आते हैं आपको, या क्या आप यज्ञ करते हो, क्या करते हो? देखो, हमारे शास्त्रों में ऐसे अलग अलग विद्याएं हैं। जैसे शाबर विद्या का एक बहुत बड़ा विधान है, और वैसे तो मैं अगर आपके पास शाबर विद्या के बारे में बताने लगूँ तो कई घंटे ख़त्म हो जाएंगे कि कहाँ से आई, क्यों आई, भगवान शिव से इसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, बट पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। तो उन विद्याओं में कई ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने एनर्जीज़ को चार्ज करते हैं, अगर मैं आपकी मतलब प्रैक्टिकल भाषा में बोलूँ तो। और अभिमंत्रित करने के बाद जब हम साधना में बैठते हैं तो हमें वो विजन्स आते हैं, और उसके लिए हमें उस व्यक्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिसकी हम मदद करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, या तो उसके घर के कुछ सामान से, या कुछ कपड़ों से, या बालों से, या और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद हमें ये विजन्स आते हैं और हमें ये पता लगता है। और क्यों ऋषिकेश? क्योंकि ऋषिकेश में बहुत से ऐसे घाट हैं जो बिल्कुल नदी से लगकर हैं, जहाँ पर सिर्फ रेत है, जो कच्चे घाट हैं। वहाँ पे शमशान भी पास में है और घाट भी पास में है। तो आप ऐसी जगह बैठते हो तो आपके लिए ऋषिकेश में वो प्योरिटी भी है, वो एनर्जीज़ भी हैं। वो गंगा इज़ लाइक, मुझे लगता है उससे पवित्र कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर पवित्रता की बात करो और मुक्ति की बात करो तो गंगा से बड़ा कुछ नहीं है। पहली मुक्ति और पहला मोक्ष राजा सगर जी के पुत्र, जिनकी हम सब कहानी सुनते हैं, जिन्होंने गंगा धरती पे लाई, ऋषि भगीरथ, उन्होंने सबसे पहला पिंडदान किया, तब कहीं मुक्ति उनको मिली, वो गंगा से ही मिली। तो वहाँ बैठकर जब हम अपनी साधनाएं करते हैं तो वहाँ हमें ऐसे विजन्स आते हैं, हमें पता लगता है कि किसी के साथ क्या घट रहा है और हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर इस केस में क्या हुआ फिर जो आप बता रहे थे? देखो, अंत में हमारी प्रयास हर केस में ये रहता है कि हम पहले तो उसको मनाते हैं। देखो, फाइट इज़ नॉट ए सोल्यूशन एट ऑल। एक एनर्जी अगर नेगेटिव है, आप उससे लड़ने की जितनी भी कोशिश कर लो, वो समाधान नहीं है। समाधान है कि उसको मनाया जाए, और किसी भी रूप से अभिमंत्रित, आप अपने मंत्रों से उसको मनाओ, मंत्रों की साधना से उसको कमज़ोर करो या अपनी शक्ति बढ़ाओ, और अंत में यही है कि आप उसे मुक्ति दिलाओ। ओके। तो ऐसे कई रास्ते होते हैं। मैं अपना एक छोटा सा प्रोसेस बहुत शॉर्ट में, जो डिटेल नहीं मैं बता सकता, उसके हिसाब से बता देता हूँ कि कई ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, कई ऐसी ताकतें होती हैं जिनको मनाने के लिए हम अलग अलग बलि सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बलि चाहे वो सात्विक रूप से बनाई गई हो, तामसिक रूप से बनाई गई हो, या तांत्रिक रूप से बनाई गई हो, 3 तरह की बलि होती है।
अच्छा, सात्विक में क्या क्या आता है? सात्विक में नींबू, नारियल, जायफल। ओके। तो एक जायफल एक इंसान की बलि के बराबर होता है। अच्छा। अब आप आ जाओ यांत्रिक में, तो यांत्रिक में और डिटेल में इसी तरह का सामान जो सात्विक चीज़ों से निकला है उनको यंत्र विधान से निकालकर यांत्रिक बलि बनाई जाती है। और तांत्रिक बलि में हम अलग अलग जो लाइफ हैं, अलग अलग जो प्राणी हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और उनके छोटे छोटे अवशेषों का इस्तेमाल करके बलि तैयार की जाती है। और फिर उस बलि को किसी भी स्पिरिट को या किसी को भी मनाने के लिए दिया जाता है और उस बलि के माध्यम से हम उसे गंगा में ले जाके स्पिरिट जो है वो बलि एक्सेप्ट क्यों करती है? देखो, वो कोई भी स्पिरिट आई है वो किसी से कुछ ना कुछ मतलब अगर किसी पर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, स्पिरिट छोड़ी है और वो उससे उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वो उससे कुछ ना कुछ चाहती है बदले में। तो जिसने उसे वहाँ पर भेजा है उसने भी उसको कुछ ना कुछ लालच देके या उसके साथ कुछ को मंत्रित से अब मंत्रों से वो करके वहाँ भेजा है। तो हम भी उसको मंत्रों से उस बलि पे डायरेक्ट करते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी कैन गिव यू एंड वी रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस एंड लीव द पर्सन। बट सर जैसे आपने बोला सात्विक में नींबू और वो यूज़ होता है, तो स्पिरिट्स का हमने मेजरली सुना उन्हें फ्लैश चाहिए होता है, तो वो सात्विक वाले से भी मान जाती हैं? वो सात्विक बलि में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं देवी देवताओं के लिए। जैसे अगर कालिका सिद्धि में कोई एक ऐसा हमें लगता है कि व्यक्ति जो कालिका सिद्धि या किसी देवी देवताओं की वजह से परेशान है तो उसमें सात्विक बलि काम आती है, जिससे फलस्वरूप आप माँ काली की सिद्धियों में जायफल, नारियल और नींबू तीनों का इस्तेमाल देखोगे। ओके। तो ये सात्विक बलि माँ काली को चढ़ती ही चढ़ती है। और इन सात्विक बलि से, और जैसे कि स्पिरिट के लिए मैंने बताया, उनको तो हम मुक्त कर रहे हैं, देवताओं को आप मुक्त नहीं करते, उनसे तो आप प्रार्थना करते हो कि आप शांत हो जाओ। तो जब ये सात्विक बलि उन्हें दी जाती है तो उनसे ये प्रार्थना की जाती है मंत्रों के माध्यम से कि आप शांत हो जाओ। पर ऐसे टाइम पे आपके मंत्रों का, आपकी साधनाओं का और आपकी एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल है। सर आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि सिंस आपने इतने केसेस ले लिए हैं कि कोई ऐसी स्पिरिट आ गई है वो वापस नहीं जा रही है, फिर बहुत हावी हो रही है? हाँ बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। जैसे एक मैं आई वॉज डिस्कसिंग ऑफलाइन जब भी मैं बता रहा था कि एक घर था दिल्ली में ही, मैं लोकेशन नहीं आपको बताऊंगा। तो एक घर था, उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी। तो वो घर जब भी कोई ख़रीदता था कुछ टाइम बाद उसे बेच देता था। तो मेरे एक फॉलोअर थे, उनको उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो वो ज़्यादातर अपनी सिटी से बाहर रहते थे। तो उन्होंने उस घर को ख़रीदा, थोड़ा सस्ता मिल गया, मार्केट में अक्सर ऐसे घर सस्ते मिल जाते हैं। उन्होंने उस घर को ख़रीदा और उसको फर्निश किया और उनके बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, उनको छोड़कर वो अपने ट्रांसफरेबल जॉब पे चले गए। थोड़े टाइम बाद उनको बच्चों को परेशानी महसूस होने लगी। कभी उनको आवाज़ें आती थीं, कभी उनको रोने की आवाज़ आती थी, कभी उन्हें हंसने की आवाज़ आती, छोटे बच्चे के। अब थोड़े दिन तक तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर एक टाइम बाद बहुत छोटे बच्चे, उन्होंने अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट की। तो पेरेंट्स ने बोला बच्चे छोटे हैं, अकेले हैं, इसलिए डर रहे हैं। तो फादर ने अपनी मदर को उनके पास रहने के लिए भेज दिया कि भाई आप बच्चों के साथ रहो, थोड़ा डरते हैं। फिर कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद फिर बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो जो ग्रैंड मदर थी कह रही भाई मुझे कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि घर में दोनों बच्चे ग्रैंड मदर के साथ बैठे थे और अचानक से ऊपर कमरे में से जैसे प्लेट गिरी तो उसकी आवाज़ आई, कोई सामान गिरा तो उसकी आवाज़ आई। तो ग्रैंड मदर भी ऊपर जाके देखी। उनका घर का स्ट्रक्चर ऐसे था कि अंदर से सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, जनरली बाहर से होती ना, अंदर से सीढ़ियाँ थी। वो ऊपर गए तो कुछ भी नहीं, बाहर से कोई आ नहीं सकता। अब ये चीज़ें बढ़ने लगी धीरे 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 धीरे। समहाउ ना चाहते हुए उन्होंने, पहले वो इन चीज़ों में नहीं थे, तो ये वो मेरे पास किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आए एंड दे सेड मी टू विजिट। उन्होंने कहा भाई मैं तो, हम नहीं है बच्चों के पास, थोड़े बच्चे परेशान हैं, आप देखो जाकर। हम गए, मैं गया, मैंने थोड़ा देखा और जब प्रैक्टिस की तो पता लगा वहाँ एक छोटी बच्ची है। मैं उनको इनिशियली बोला कि भाई आप बेटर ही है, आप ये घर छोड़ दो। मुझे शुरू में समझ आ रहा था कि ये बच्ची इस घर से जुड़ी हुई है और ये घर को नहीं छोड़ेगी। मैं वापस आ गया
उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि ठीक है भाई, शायद मैं भी कुछ ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ऐसे कैसे कोई छोटी बच्ची होगी। थोड़े दिन बाद उन बच्चों को ना वो बच्ची दिखनी शुरू हो गई। अच्छा। अब उन्होंने पेरेंट्स को कंप्लेंट की तो उन्होंने फिर उसको इग्नोर किया। अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, वो उस बच्ची के साथ एडजस्ट हो गए। मतलब लिटरली आई एम हैविंग गूज बम्स कि उस लड़के के साथ, वहाँ 2 ब्रदर सिस्टर थे, तो एक लड़के के साथ जब वो पढ़ता था तो उसकी पीठ पर आकर बैठ जाती थी वो, और वो यूज टू हो गए थे यूज्ड टू हो गया, वो पढ़ता रहता था। बट उसका रिजल्ट ये आ रहा था कि उनकी जो बॉडी थी वो वीक होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी, दिन ब दिन वेट लॉस हो रहा था। तब उन पेरेंट्स ने फिर से मुझे बोला, अप्रोच किया, तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको बताया था। बोले भाई अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप कुछ करो कि बच्चों को वो हार्म ना करे। मैंने कहा टेक्निकली बच्चों को हार्म नहीं कर रही है, वो बस अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहना चाहती है, और कोई इसे निकाल नहीं पाएगा यहाँ से, ये मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने बताया ना, आप स्पिरिट को मनाकर उसको मुक्ति दे के ही छोड़ सकते हो, उसको वो जगह छोड़नी ही नहीं थी। तो उसका समाधान ये था कि आप इस घर को छोड़ दो। तो अल्टीमेटली उनको वो घर तो छोड़। इसके पीछे रीजन नहीं पता चला आपको कि क्यों नहीं रीज़न छोड़ना ये चाह था कि जब उस बच्ची का वहाँ पर वो वहाँ रहती थी जब, तो उसके पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसने बहुत टाइम वहाँ पर अकेले रही, और अकेले रहते रहते वो इतनी ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन कह लो, बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब 7-8 साल की, वो इतने डिप्रेशन में आ गई कि वो एक दिन उसकी बॉडी मिली थी अंदर, किसी को पता नहीं वो क्यों मरी, कैसे मरी, क्या हुआ। तो उसके बाद से उस घर को पहले तो बहुत टाइम तक लोगों ने ख़रीदा नहीं, फिर सस्ते के चक्कर में वो बार बार बिका। तो आज भी वो घर वहीं है और आज भी वो बच्ची वहीं है। और कोई रह अब कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, लोगों ने वो घर छोड़ दिया जनरली। ओके। तो ये एक ऐसा केस था जो बहुत मतलब खतरनाक था, और उस बच्ची ने, उस आत्मा ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अच्छा सर, बीच में आप एक विद्या की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ, शाबर विद्या। जी जी। तो वो कहाँ से आती है, क्या है वो एक्चुअली? देखो, शाबर विद्या अघोर तंत्र में सबसे पुरानी विद्या है। इसके जन्म के पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जी। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो वो घूमते हुए ऐसे जगह पर आए जहाँ सामान्य जीवन नहीं था, और अचानक से उनके कानों में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। तो जब भगवान शिव ने उसे ध्यान से सुना, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं ये गलत तरीके से पढ़ रहा है, इसका उच्चारण सही नहीं है। और उच्चारण सही ना होना किसी मंत्र को कैसे उसका मीनिंग बदल देता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपसे शेयर करता हूँ। एक माता लक्ष्मी का बहुत अच्छा मंत्र है कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्ववांछित देह देह स्वाहा। ये बहुत सात्विक मंत्र है और बहुत माता लक्ष्मी की ओर प्रसन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आजकल व्हाट्सएप की दुनिया है, हम किसी को मंत्र भेजते हैं तो टाइप करके भेज दिया। तो मैंने किसी को भेजा, उन्होंने इसको पढ़ा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्ववंचित देहि देहि स्वाहा। अब सर्ववांछित का मतलब है मुझे सब कुछ चाहिए, सर्ववंचित का मतलब है मुझे हर चीज़ से वंचित कर दो। जब हम इंग्लिश में हिंदी टाइप करते हैं तो स्पेलिंग सेम है। तो मंत्रों का उच्चारण कितना इम्पॉर्टेंट है, गलत उच्चारण आपको किस दिशा में ले जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उच्चारण उसका गलत था, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, तो माता पार्वती ने कहा भगवान अगर इसका उच्चारण गलत है तो भक्त तो ये आपका ही है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है या कसूरवार है तो आप भी हैं। तो भगवान शिव उसके पास गए और उसको एक नई विद्या, उन्हीं मंत्रों को सरल शब्दों में बनाकर एक नई विद्या के रूप में दिया, जिसे शाबर विद्या कहा गया। अच्छा। तो शाबर विद्या मंत्रों का सरल उच्चारण और सरल रूप था, और वो जो साधु था वो आगे एक बहुत बड़ा नाथ घराने का नाथ हुआ। इसी से रिलेटेड एक बहुत छोटे सा और प्रसंग है कि माता पार्वती को भगवान शिव जब एक बार इन विद्याओं के ज्ञान के विषय में बता रहे थे, तो वो एक समुद्र के समीप थे, और वो सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। पर भगवान शंकर को हुंकार की आवाज़ आती रही लगातार,
और थोड़ी देर बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हुंकार माता पार्वती की नहीं है, तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की, और जब उन्होंने देखा अपनी शक्तियों से, तो वो आवाज़ एक मछली के गर्भ से आ रही थी। अब मछली के गर्भ से आवाज़ कैसे आई? जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया माता सरस्वती के साथ मिलकर, तो उन्होंने 88,000 ऋषियों का जन्म किया। उस समय उनके वीर्य के कुछ बूंद जो पानी में समुद्र में गिरी, वो एक बूंद एक मछली के मुंह से उसके गर्भ में चली गई, और जो हुंकार मछली के गर्भ से आ रही थी वो उसी बच्चे की थी। तो भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि आगे जाकर तुम बहुत सिद्ध पुरुष बनोगे। तो वो आगे जाकर नाथ घराने के सबसे प्रसिद्ध गुरु मच्छंदर नाथ, जिन्होंने नाथ घराने का आगे निर्माण किया, जिनसे आगे गोरखनाथ हुए उनके शिष्य, और उन्होंने समस्त शाबर विद्या को सरल शब्दों में लिखकर एक किताब के रूप में आगे लोगों को दिया। तो शाबर विद्या ये है जिसमें अघोर तंत्र से रिलेटेड अलग अलग विद्याओं का विवरण है। जैसे उसमें स्पेशली षटकर्मों का जिक्र है। तो षटकर्म क्या होते हैं? षटकर्म 6 अलग अलग तरह की विद्याएं हैं जिनका ब्लैक मैजिक में सही और गलत दोनों इंटेंशन से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गलत इंटेंशन से इस्तेमाल हुआ उसे ब्लैक मैजिक या बुरी विद्या कही गई। जो सही इंटेंशन से इस्तेमाल हुआ वो इंसान के लिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर किसी विद्या का निर्माण किया है तो मुझे नहीं लगता वो इंसान के लिए बुरी होगी। उसका इस्तेमाल बुरा है, उसका इंटेंशन बुरी है। तो उसमें जो षटकर्म थे 6, उन षटकर्म थे, पहली आती है शांति विद्या, यानी कि किसी भी परेशानी को में शांति को स्थापित करना। दूसरी आती है उच्चाटन। उच्चाटन में क्या होता है? एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देना, मतलब उसकी लाइफ में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि उसको वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो ये ग्रोथ के लिए भी यूज हो सकता है? जी जी जी, बिल्कुल 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 होता है। मैंने कहा ना, विद्याओं का निर्माण तो इंसान की मदद के लिए हुआ है। ये तो हमारी इंटेंशन से जो उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। उच्चाटन के बाद आती है आपकी विद्वेषण। विद्वेषण में 2 पार्टनर्स को अलग करने के लिए, 2 लोगों को अलग करने के लिए विद्वेषण का। तो ये नेगेटिव प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस पॉजिटिव है, इसका प्रयोग नेगेटिव है। भाई किसी को किसी से अलग करना एक शास्त्र हो सकता है, इंटेंशन उसको आपको बताएगी कि आप किसी को अलग कैसे कर रहे हो। दूसरा आ गया वशीकरण, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। अब वशीकरण अघोर तंत्र में अलग है और काम शास्त्र में अलग है, उनका प्रयोग भी अलग है। अघोर तंत्र में जो वशीकरण है वो कॉमन वशीकरण है। एक आदमी पे कर सकता है, किसी बच्चे पे कर सकता है, किसी बड़े पे कर सकता है, उसको अपने तरीके से चलाने के लिए, जिसे आज हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, मोहन, अलग अलग विद्याओं के नाम से जानते हैं। और जो काम शास्त्र में वशीकरण होता है उसका जो बेसिक उद्देश्य है वो पार्टनर से रिलेटेड है, कि हम अपने पार्टनर को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें या उसको ऐसा क्या किया जाए। मैं वशीकरण का एक छोटा सा केस स्टडी आपको बताता हूँ कि कॉमन वशीकरण किस लेवल पे आता है। तो एक फैमिली थी जिसमें बहुत सालों से कोई बच्चा नहीं था और बहुत परेशान थे, लगभग 10 साल थे, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था बिकॉज वो लेडी का वज़न कुछ 120 किलो के आसपास था, और बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा हो ही नहीं सकता था। ईश्वर की कृपा से हमने उनको बहुत सारी सात्विक पूजा पाठ बताई, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें करवाई, बहुत सारे प्रयास किए, और ईश्वर की कृपा बरसी और बच्चा हुआ, और एक नॉर्मल डिलीवरी वो बच्चा हुआ। अब वो फैमिली का भाई सबका होता ना, अपने इन लॉज से नहीं बनना, तो लेडी का इन लॉज से नहीं बनती थी, तो वो आपस में ना एक कहते हैं ना शीत युद्ध मन में हमेशा चलता रहता, वो राइवल से बन गए थे। अब ग्रैंड मदर को पता लगा कि इसके यहाँ बच्चा हो गया, तो उस लेडी का ये मानना था कि बहुत टाइम तक ग्रैंड मदर ने ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी की कि उनके यहाँ कोई बच्चा ना हो, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी, वो लव मैरिज थी। वो ग्रैंड मदर जो सालों से उनके यहाँ कभी नहीं आती थी, वो उनके घर आके रहने लगी, और उन्होंने इस छोटे से बच्चे के साथ क्या किया मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ बताना चाहिए नहीं, बस उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट से में को फिंगर को डाला और उस बच्चे के मुंह में डालना शुरू किया,
हर थोड़े दिन में उसको ऐसा करती थी। और ये कॉमन वशीकरण का एक रास्ता है। तो बच्चा ऐसे में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर अपने माँ बाप से अलग होकर उस शख्स की तरफ आकर्षित हो जाएगा जिसने उस पर यह वशीकरण किया है। इस केस में कुछ मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है या फिर सिर्फ यही और छोटे से बहुत मंत्र चीज़ें होते हैं, इन्वॉल्व और होंगी? अगर कोई आप मंत्र नहीं भी उच्चारण करोगे तो भी ये वाला वशीकरण काम करता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है जहाँ पे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो विद्यमान हैं और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक कि मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए। और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो, ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका।
बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो। रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें, कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस बार अघोरी ने अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूकते रहते हैं। चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम। तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली। क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होते हैं भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि, यानी कि जो एक इंसान है उसे भी, उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी। वैसे चिल्लम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ, द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है। वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिल्लम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई, जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए। वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए। दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द, पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद
फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए, फिर से एक बार अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया, उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि क्रिस ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया। जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में माँ हंस रही थी। और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के, महिला के शरीर में स्थापित किया था, वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है, मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया, तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था। अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है, और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा इस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे 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 क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर, कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी, क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले, और जैसे वो सीमा आई, जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही, और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू, जहाँ पे वे रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए। इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस।
वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने। अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचिनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी। और जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियां हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है, वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है, माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ काम कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी, वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी। कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी,
उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया, एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हम ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो हैं वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ जिन्होंने उसे फेंक कर पहुंचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुंचाया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। तब होता है जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो है उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी। उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा, उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो।
हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। हम ये मंत्र ऐसे बता सकते हैं पब्लिकली? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।